Hello everyone. We are back again with our new current affairs section जिसमें हम पॉलिटी कर रहे हैं and we shall be covering here the 6 subtopics of the polity and constitution. तो हमने जैसा कि हमने बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शंस कर लिए थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर राइट टू रिकॉल. अब राइट टू रिकॉल ये बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेटिक टूल है. क्यों? बिकॉज रिकॉल का मतलब ही ये होता है वापस बुलाना. तो अभी हरियाणा जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने पास किया है हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें कि एक प्रोविजन है जिसके अंडर हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं जो मेंबर्स होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के. मतलब कि उनको वापस बुला सकते हैं, मतलब कि उनको रिमूव कर सकते हैं जो इलेक्टेड हो चुके हैं. तो बेसिकली राइट टू रिकॉल है क्या? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्टोरेट यानी कि जो लोग जो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनके पास पावर है कि वो अपने जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको बिफोर देयर एक्सपायरी टर्म्स क्या कर सके, रिमूव कर सके. और इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो डेमोक्रेसी का एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है माना जा सकता है इसको. तो अब चलते हैं आगे. अब सबसे पहली बात की रिकॉल होगा किनका, तो इसमें विलेज के सरपंचेस का हो सकता है, जो मेंबर्स होंगे ब्लॉक लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के, इफ दे फेल टू परफॉर्म. अब दूसरी बात आती है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ वार्ड, उस वार्ड के या उस ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं उनको राइटिंग में अपने बिल्कुल साइन करके लिख के देना पड़ेगा, जिससे कि इनिशिएट हो सकेंगी प्रोसीडिंग्स. उसके बाद एक इलेक्शन दोबारा होंगे, एक सीक्रेट बैलेट होगा जिसमें कि ये देखा जाएगा, एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह हम इसको मान सकते हैं, जिसमें कि सीक्रेट बैलेट में के थ्रू वोटिंग होगी. और अगर 2/3 मेंबर्स जो हैं उस ग्राम सभा के वो वोट करते हैं अगेंस्ट, तो उसको जो इलेक्टेड ऑफिशियल है उसको उसी समय जो उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा. अब बेनिफिट क्या है इसके? सो इट इंश्योर्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. तो हमने ये चीज देखी है कि अकाउंटेबल रहेंगे बिल्कुल जो रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे या इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे. ये नहीं है कि 5 साल तक इलेक्शन हो गए तो उसके बाद कोई काम नहीं करेंगे, उसके बाद ही जब नेक्स्ट इलेक्शंस में ही काम होगा, तो ऐसा नहीं है. तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार देयर आर अ लॉट ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट, जो कि सामर्थ्य नहीं रखते हैं और एथिक्स नहीं है उनमें. तो उनके लिए भी डेफिनेटली के खतरे का कंट्रोल है, तो कंट्रोल रहेगा उनके ऊपर. और करप्शन बेसिकली जो चेक रहेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट करप्शन पे, वो रहेगा. क्योंकि बहुत सारे ये जो इलेक्शंस होते हैं, हमने ये देखा है कि इन लॉट ऑफ स्टेट्स देयर इज अ ह्यूज स्पेंडिंग, और जो अनएथिकल स्पेंडिंग भी होती है. तो वो कहीं ना कहीं जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है वो कहीं ना कहीं सोच समझ के पैसे खर्च करेगा, ताकि अगर वो कहीं इनकेस कल को हारता भी है तो उसको ज्यादा नुकसान ना हो. और यही बात है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट है लॉजिक और जस्टिस, इसमें ध्यान में रखा गया है, क्योंकि लोगों के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो जो अपने रॉन्ग डिसीजंस हैं उनको जल्दी से जल्दी चेंज कर सकें विदाउट वेटिंग फॉर नेक्स्ट 5 years. अब बेसिकली इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? तो ये डिस्टेबलाइज कर देता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कहीं भी फॉर एग्जांपल एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर फॉर एग्जांपल विलेज सरपंच के साथ एक डिसकंटेंट होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठता है, तब डेफिनेटली पीपल दे विल स्टार्ट रिकॉलिंग हिम. उसके बाद इलेक्शन फटीग रहेगा बहुत बार कि रिकॉल कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बार बार और इससे लोअर वोटर टर्नआउट हो जाएगा. डेफिनेटली हमको वोटर टर्नआउट ही इम्प्रूव करना है. पॉलिटिकल टूल की तरीके से इसको यूज किया जा सकता है बाय सम स्पेशल ग्रुप्स जिनके पास पैसा है, और इसके जो विक्टिम रहेंगे वो हमारे जो जेन्युइन पॉलिटिशियंस हैं वो बन सकते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगे जो वो लेना चाहते हैं. और सबसे पहली बात की वायबिलिटी ऑफ द प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या वेरिफिकेशन करना कि क्या जो साइन हुए हैं क्या वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं, क्या वो फ्री कंसेंट से किए गए हैं या फिर कोई दबाव में किए गए हैं. तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज होगा री इलेक्शन पे. तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस? तो सबसे पहले हम यही कर सकते हैं कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम इन्हांस कर सकते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस. लोगों को बता सकते हैं कि कैसे किस
क्या क्या चीजें हैं जिस तरीके से हम ये जो टर्नआउट है वोटर्स को इंक्रीज कर सकें और क्या क्या उनके राइट्स हैं क्या क्या वो जान सकें। और एक प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए। प्रॉपर स्क्रूटनी मतलब कि एक एक चीज देखी जानी चाहिए, whosoever is going to stand in the elections। एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस होना चाहिए बेसिकली, कि जो रिप्रेजेंटेटिव है जो जिसको रिकॉल कर लिया गया है वो दोबारा से जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट ना कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है और अगर वो जीत जाता है तो जितना मैन पावर जितनी मनी लगाई गई थी इलेक्शन में वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो प्री इलेक्शन मेजर्स होते हैं जो कि इंश्योर करवाते हैं अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है या एक्सपल्जन ऑफ मेंबर्स क्या क्या हो सकता है, या ऐसी बॉडीज जो चेक करती हैं करप्शन, तो इन सब का कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हमको ध्यान में लेके आना चाहिए। तो उसके बाद हम सीधा ही चलते हैं अपने नेक्स्ट एक टॉपिक पे, और टॉपिक है 1.5। हम जो बाकी टॉपिक्स हैं वो बिकॉज दे आर क्वाइट लेंथी तो उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे तो ये दो हो भी सकते थे तो इसलिए आई कोलैबोरेटेड इट। नेक्स्ट इज थ्री कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल आया है 2020। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो स्टेट है इसके पास थ्री कैपिटल्स होंगी। और ये थ्री कैपिटल्स जो होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए होंगी। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो विशाखापट्टनम है दैट वुड बी द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जहाँ पे एग्जीक्यूशन के रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड काम होंगे। अमरावती में लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस होंगे और कुर्नूल में जुडिशियल प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, तो तीन ये आपके पास जो बेसिकली कैपिटल्स बनाई गई हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्क। कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है यहाँ पर वर्क का। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए हैं इन फेवर ऑफ दिस थ्री कैपिटल्स, तो सबसे पहला ये है कि हिस्टोरिकली ही इसको रिकमेंड किया गया है। जो सेंटर की थीम्स थी जितनी भी मेजर कमिटीज की जो आंध्र प्रदेश में सेटअप हुई थी उन्होंने ये रिकमेंड किया है। और उसके इम्पोर्टेंट बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा की कमेटी थी। इन्होंने जो एक तेलंगाना जो स्टेट बेसिकली जो डिफरेंट डिमांड थी उसके पीछे का रीजन ही ये देखा था कि देयर वाज अ कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स इन हैदराबाद, कि जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे थे वो हैदराबाद में ही हो रहे थे। सो दैट इज व्हाई देयर वाज अ डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट। तो ये एक वो था कि सेंट्रलाइजेशन हो गया, तो दैट इज व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए काम किया गया। प्लान्ड अर्बनाइजेशन, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ही बात आ रही है कि एक प्राइमेट सिटी में काम ना करते हुए हर मिड साइज सिटीज में भी काम होना चाहिए विद जिनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और फाइनेंशियल क्रंच जो हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड कि जो न्यू अरेंजमेंट जो अभी आई है ये तीन जो कैपिटल्स के लिए वो बिल्कुल उसी कॉस्ट में होगी। बिकॉज यहाँ पे चल रहा था कि अमरावती को कैपिटल बनाया जाएगा, बट जो अभी न्यू अरेंजमेंट भी लेके आए हैं रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो ये बोला जा रहा है कि वो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल जो हमें भार बर्डन जो ज्यादा बढ़ जाएगा वो कहीं ना कहीं उसी के बीच में ही हो जाएगा, विल कम एट द फ्रैक्शन ऑफ द अर्लियर कॉस्ट ऑफ अमरावती। नेक्स्ट इज कंसर्न ऑफ फूड सिक्योरिटी। जो केसीएस कमेटी थी उन्होंने अपने कंसर्न कहीं ना कहीं बताए थे फूड सिक्योरिटी को लेके। जब आपके पास बहुत हजारों एकड़ जो फर्टाइल लैंड था वो अर्बनाइजेशन की तरफ चला गया था जब अमरावती को डेवलप कर रहे थे एज ए कैपिटल इन सिंगल रीजन, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बात बोली गई है। तो अब इस मैटर को क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, व्हाट आर द कॉन्स बिहाइंड दिस। तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है कि एक सेपरेशन हो जाएगी और डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज एज वी कैन सी इन द मैप द कुर्नूल, अमरावती एंड विशाखापट्टनम आर क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन रहेगा असेंबली सेशंस में वो कहीं ना कहीं आपका हैम्पर होगा। और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाएगा इस चक्कर में तीन स्टेट्स बना के। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जरूर रहेगा डेंसिफिकेशन का।
जो कि अगर हम बेसिकली जो केसीएस कमेटी थी उन्होंने वार्न भी किया था कि जो ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है इंटेंसिफाई जो कर रहे हैं हम और डेंसिफिकेशन कर रहे हैं सिटीज में, बिकॉज अब यहाँ पर भी न्यू कैपिटल्स बनेंगे तो डेफिनेटली द न्यू पॉपुलेशन विल कम ओवर हियर। तो यहाँ पर बहुत एक कहीं ना कहीं खतरा है, खतरे के साइन है। डेंसिफिकेशन होगा और इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा जब पीपल विल कम ओवर हियर। नोट द वे फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट, आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट अगेन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बोली गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो बेस्ट वे क्या रह सकती है, बेस्ट वे हो सकती है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कि हम क्या करें, हम स्ट्रेंथन करें जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, जो लोकल बॉडीज हैं दैट इज पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी, उनको हम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर सकें। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन यही है कि डेफिनेटली ये जो तीन जो आपके पास कैपिटल्स हैं वो सक्सेसफुल कब हो सकता है इसकी आइडिया, जब हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करेंगे इसमें, फ्रीक्वेंट हम मैक्सिमम यूज करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन का ताकि वो डिसीजन मेकिंग में देर ना हो सके और कोऑर्डिनेशन बना रहे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। तो ये बिल्कुल होना ही चाहिए। और साइमल्टेनियसली हमें एक नीड है, वी हैव टू स्ट्रेंथन द लोकल बॉडीज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि डिसेंट्रलाइजेशन जो डेवलपमेंट करने के लिए एक मेन एजेंडा बता रही है सरकार वो कहीं ना कहीं पूरा हो सके। तो इससे बेटर है कि हम अपना डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है दैट इज लोकल बॉडीज, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एग्जांपल्स हैं ऐसी अरेंजमेंट की जहाँ पे कैपिटल्स डिफरेंट डिफरेंट है वो साउथ अफ्रीका की है। यहाँ पे जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस अलग अलग हैं। हमारी कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं, स्टेट असेंबलीज भी हैं जो कि अपनी सिटीज से थोड़ा दूर हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर